हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है अल्कोहल ईथर फिनॉल। तो उसका एक पोर्शन अल्कोहल हम देखेंगे। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने अल्काइल हैलाइड कंप्लीट किया था। हालांकि अल्काइल हैलाइड में कुछ ऐसा टॉपिक भी है जो हम लोग रेगुलर लेक्चर में पढ़ाते हैं, बट आईआईटी के सिलेबस में वो नहीं है, ना ही नीट के सिलेबस में। बट रेयरली कभी आउट ऑफ सिलेबस निकल के उन सेक्शन से भी आईआईटी या नीट क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे एनजीपी, जैसे ईआई, एसएनआई, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ये टॉपिक्स था जो अल्काइल हैलाइड में हम लोग रेगुलर लेक्चर में ऑफलाइन क्लासेस में कवर करते थे, बट ऑनलाइन में हम उसको कवर नहीं किए हैं। तो उसको हम आगे चल के कवर करेंगे। जैसे हॉफमैन एलिमिनेशन हम एमीन में कवर करेंगे, एसएनआई, ईआई का भी कुछ सेक्शन कवर्ड होगा एमीन में, ईआई का कुछ और सेक्शन होगा वो, और एसएनआई, एनजीपी। इसके लिए एक पैरेलल सीरीज लाएंगे एडवांस एम्स करके, उसमें उन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे ताकि जिन बच्चों को जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं और जो कम पढ़ना चाहते हैं वो उन टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि नीट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो सिलेबस लिखता है नीट वाला उससे बाहर निकल के क्वेश्चंस पूछता है। जैसा हमने पहले बोला था, बेंजाइन मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट नीट पूछ चुका है। तो मेरे समझ से अगर तुम्हें समझ आती है चीजें जो हम पढ़ाते हैं तो वो हर कुछ पढ़ लो जो सिलेबस का पार्ट भी है और थोड़ा बाहर भी निकला हुआ है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी है, क्योंकि नीट भी सिलेबस से बाहर कई बार निकलता है। बट फिलहाल तो हम कुछ टॉपिक जो रेगुलर लेक्चर में, मतलब ऑफलाइन लेक्चर में अल्काइल हैलाइड में हम पढ़ाते थे उसको हम छोड़े हैं। अगर तुम उसको परमानेंटली भी छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट परमानेंटली छोड़ने का ये नुकसान होता है कि जब तुम एम एस चौहान वगैरह बुक बनाओगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अभी टाइम के कमी के कारण हम उन टॉपिक को छोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम पैरेलल सीरीज लाएंगे। पैरेलल सीरीज लाने का मतलब, एक तो ये हमारा सीरीज चल ही रहा है, लेक्चर नंबर अभी पता नहीं कितना चल रहा होगा, 110, 11, 12 जो भी चल रहा होगा ये तो चलेगा। इसके पैरेलल एक एम्स/ ये एडवांस करके एक सीरीज लाएंगे, या नाम बदला हुआ रह सकता है, 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे हम उसको, बट उसको कवर जरूर करेंगे। कभी ना कभी वो लेक्चर तुम्हें जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल का सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तुम्हें लग रहा होगा सर आपने ये क्या बना दिया, भाई अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल का बॉटल है और समझ ही रहे हो तुम, बट कुछ करना नहीं है, बस देखना है इसको। तो अल्कोहल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल बनाते कैसे हैं, और जब बना लेंगे तब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, मतलब बनाने के बाद देखेंगे इसका क्या प्रॉपर्टी है, किसके साथ कैसा रिएक्शन करता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, पहले बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिर प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, देन टेस्ट ऑफ अल्कोहल। मतलब पहले बनाएंगे, फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर उसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे मतलब पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट करना मतलब केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट मतलब हमें कैसे पता चलेगा, कोई वेसल में कोई चीज रखा हुआ है, लिक्विड टाइप का है, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल है या कुछ और है, इसको हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो, टेस्ट मतलब पी के देखेंगे खट्टा लग रहा है या मीठा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, देन प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम देखेंगे कि अल्कोहल बनता कैसे है, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में देखेंगे कि अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है, अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल। एंड देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ईथर या फिनॉल। ओके,
तो देखते हैं। हालांकि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल शुरू करने के पहले कुछ और चीजें हैं, छोटा छोटा चीजें हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में हम लोग पढ़े होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लें। और तुम्हें भी चाहिए कि एनसीईआरटी का शुरू का जो 2-3 पेज है उसको पढ़ लो, जिसमें कुछ नोमेनक्लेचर भी दिया होगा। हालांकि नोमेनक्लेचर तुम खुद से एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, और हालांकि हम सोच रहे हैं कि एक नोमेनक्लेचर का भी सीरीज लाएं, बट तुम एक बार खुद से पढ़ के देखो, अगर आ गया हमारा सीरीज तो ठीक है। हालांकि हमने सोचा है कि आगे लाएंगे, बट नोमेनक्लेचर क्या हो, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो हो जाएगा मेरे समझ से, लेकिन फिर भी आगे चल के हम लाएंगे, तुम अपने लेवल से जरूर पढ़ोगे। अभी सबसे पहले हम बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल बोलते किसको हैं, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ये हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम 9-10 से जानते हो कि OH होता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में। मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है, वहां से कोई हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, यहां से हाइड्रोजन हटा दो और यहां पे OH लगा दो, तो ये कहलाएगा अल्कोहल। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे अगर OH लगा है तो ये अल्कोहल, इसको विनाइल अल्कोहल बोलते हैं, बट एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी अल्कोहल जैसा नहीं होके कीटोन जैसा होता है। विनाइल अल्कोहल का प्रॉपर्टी अल्कोहल जैसा ना होके एल्डिहाइड या कीटोन जैसा होता है। तो जब हम नॉर्मल अल्कोहल बोलेंगे तो मतलब यही होगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है। एक और होता है जहां पे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH लगा होता है। एक तरह से देखो तो ये भी विनाइल अल्कोहल है। विनाइल मतलब डबल बॉन्ड, विनाइल हैलाइड किसको बोलते थे, डबल बॉन्ड पे X लगा होता था तो विनाइल हैलाइड बोलते थे। तो डबल बॉन्ड पे OH लगा हुआ है तो विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। डबल बॉन्ड पे OH लगा हुआ तो ये भी एक तरह से विनाइल अल्कोहल है, बट ये इसका प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन टाइप का होता है। क्यों होता है, टॉटोमेराइजेशन में हमने पढ़ा है कि इसका कीटो फॉर्म स्टेबल होगा, ये तुरंत से टॉटोमेराइज करके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका प्रॉपर्टी अल्कोहल जैसा कम होके ज्यादातर किसके जैसा होता है, कीटोन जैसा। तो ये कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाता है। जब नॉर्मल अल्कोहल बोले तो मतलब ये होता है। ये भी डबल बॉन्ड, ये OH ही है, बट ये इसका प्रॉपर्टी नॉर्मल ये जो अल्कोहल है इससे बहुत अलग होता है। कुछ सिमिलर होता है बट ज्यादातर प्रॉपर्टी इसका इससे अलग ही होता है। किसके कारण, इस एरोमेटिक रिंग के कारण। ठीक है, जिसके वजह से इसका अलग नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है फिनॉल, और फिनॉल को एज ए सेपरेट फंक्शनल ग्रुप अज्यूम किया जाता है। अल्कोहल के कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता है। तो अगर नॉर्मल अल्कोहल सिंगल बॉन्ड पे OH है तो ये अल्कोहल हुआ, डबल बॉन्ड पे OH है तो दो पॉसिबिलिटी, एरोमेटिक रिंग के साथ OH है तो इसको फिनॉल बोलेंगे, और अगर एरोमेटिक रिंग नहीं है तो इसको बोलते हैं इनऑल। कीटोइनॉल टॉटोमेराइजेशन देखे थे, एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं रहता, ये कीटो में कन्वर्ट हो जाता है या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन इधर H है या R है। तो ये बेसिकली इसका स्टडी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर करेंगे, ये इसका स्टडी अभी करेंगे, और इसका स्टडी फिनॉल सेक्शन के अंदर करेंगे। अब जो अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं जब जिस कार्बन से OH जुड़ा है, O कार्बन अगर एक कार्बन और से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से और जुड़ा है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन तीन कार्बन से और जुड़ा है तो इसको बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। अब कोई बोलेगा कि मिथेनॉल को किस कैटेगरी में रखेंगे सर, CH3OH। देखो, इसको बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसके लिए कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नाम नहीं दिया जाता है, इसको सीधे बोला जाता है मिथेनॉल। ठीक है, या मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल को कैटेगराइज किया गया। इसके बाद हम देखें कुछ और पॉइंट्स, इसको हटा रहे हैं। ये सब चीजें तुम जानते होगे, अगर नहीं जानते होगे तो एनसीईआरटी का शुरू का 2-3 पेज पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। देखो, ये है वाटर का एक H हटा दिया है और यहाँ पे मिथाइल ला दिया है तो यही बन गया अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का एग्जाम्पल है एक मिथेनॉल है, बट है तो वाटर का जो ये बॉन्ड एंगल होता है 104.5 होता है, जबकि मिथेनॉल का जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये 108.9 होता है।
हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी sp3, ये भी sp3, तो यहाँ बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5, यहाँ भी बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5। लेकिन भेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन और कम। मतलब ये लोन पेयर इसको ज्यादा नीचे पुश करेगा और ये आपस में एक दूसरे को पुश कम करेगा, जिसके वजह से ये दोनों थोड़ा झुका रहेगा, जिसके वजह से ये एंगल 109.5 जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो ना होके 104.5 है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये दोनों लोन पेयर इसको पुश करेगा, जिसके वजह से ये एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा, 109.5 से कम रहेगा तो कम है। बट सवाल है कि यहाँ 104 है और यहाँ 108 क्यों है, ये एंगल ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो मिथाइल है इसका साइज हाइड्रोजन से बड़ा है, जिसके वजह से इस दोनों के बीच में भी रिपल्सन होता है और ये रिपल्सन इस दोनों के बीच के रिपल्सन से ज्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों छोटा छोटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है जो बड़ा है, तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये थोड़ा एक दूसरे को दूर किए रहता है, जिसके वजह से बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा होता है। अगर यही ईथर होता, मतलब O होता, इधर भी मिथाइल होता और इधर भी मिथाइल होता, तो उस केस में इस दोनों के बीच में रिपल्सन और ज्यादा होगा, वैसे केस में बॉन्ड एंगल और ज्यादा हो जाता है। और वैसे केस में इनफैक्ट बॉन्ड एंगल 109.5 से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब लोन पेयर के इफेक्ट को, ये लोन पेयर जो ये दोनों को पुश करता है उसके इफेक्ट को ये दोनों तरफ का R ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करके इसके इफेक्ट को कैंसिल किए रहता है। इनफैक्ट कैंसिल ही नहीं, उससे भी ज्यादा, मतलब ये रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ये बॉन्ड एंगल, जैसे देखो ये O है, ये R है, ये R है, तो इस केस में इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका और इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका, और इसका जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये बेसिकली 109.5 से भी ज्यादा होता है। मतलब ये लोन पेयर का जो भी इफेक्ट है उसको भी ये कैंसिल करके उससे ज्यादा ये किए रहता, 109.5 नहीं, इससे भी ज्यादा ये एंगल होता है। देखेंगे हम इसको ईथर चैप्टर में। फिलहाल तो ये दोनों को हम देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं ये है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इस तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों में, बट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा, जिसके वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन इसका। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, ये सब का देखोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H10O, ये तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O। अब इसमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में सेम होगा, बट वैन डर वाल्स फोर्स को देखें तो वैन डर वाल्स फोर्स मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, तो वेट तो सबका सेम है, बट वैन डर वाल्स फोर्स सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है, ऐसा हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, जिसके वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसके वजह से यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नीचे हमने एक डेटा लिखा है, ये डेटा हमने एलजी वार्डे से कॉपी किया है। इनफैक्ट ये है इथेनॉल HOCH2CH3, ये है ईथर CH3CH3O, ये है CH3CH2CH3, ये है प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। अगर ये मोलिकुलर मास लिखा हमने, इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो 46 आएगा, इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तब भी 46 आएगा, इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो 44 आएगा। गौर करो जरा बॉइलिंग पॉइंट के डेटा पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होगा। 78 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये बॉयल होगा। ये देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट -25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पे गैस होगा। इसकी बात करें -42 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये भी रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे ये गैस होगा। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये बॉइलिंग पॉइंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स।
अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड देखो तो इस तीन में केवल इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर इस दोनों की अगर बात करें तो इस दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो फिर हम क्या देखेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स इस दोनों में किस में ज्यादा है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, 46 है और इसका 44 है। तो इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, इसलिए वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, और वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा अगर है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। बट सवाल यह है कि मोलिकुलर मास में केवल 2 यूनिट का चेंज है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का चेंज है। ऐसा क्यों? एक और फैक्टर होता है जिस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट। अगर किसी मोलेकुल का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है तो उस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसका डायपोल मोमेंट से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां जो ये 2 लोन पेयर है, ये जो 2 लोन पेयर है, इसके कारण डायपोल इधर, इसके कारण डायपोल इधर, इसके कारण डायपोल इधर, इसके कारण डायपोल इधर, चारों का रिजल्टेंट कुछ आएगा। और यहां तो एल्केन है नॉर्मल, और एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन फिर भी लगभग सेम होता है, जिसके वजह से एल्केन का डायपोल मोमेंट बहुत कम होता है। डेटा मेरे को याद नहीं है, अदरवाइज तुम चाहो तो एलजीवार्डे में देख सकते हो इस तीनों का डायपोल मोमेंट का डेटा। इसका बहुत कम, आई थिंक 0.08 होता है, और इसका ज्यादा होता है और इसका बहुत ज्यादा होता है इस तीनों में। ठीक है, तो ऐसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स से एक्सप्लेन हो जाता है। बट कोई ये बोल सकता है कि जब मोलिकुलर वेट में इतना कम का डिफरेंस है तो बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा का डिफरेंस क्यों है? तो ये एक्सप्लेन होगा डायपोल मोमेंट से। इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा और इसका डायपोल मोमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है और कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है, जिसके वजह से लगभग सारा बॉन्ड नॉन पोलर टाइप का है, जिसके वजह से डायपोल मोमेंट कुछ आएगा ही नहीं, आएगा बहुत कम आएगा। तो ये था एक क्वेश्चन। इधर हमने सॉल्युबिलिटी पे एक टेबल बनाया है। सॉल्युबिलिटी पे टेबल का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी पे टेबल का मतलब ये है कि हमें जब हमसे बोला जाता है, पूछा जाता है, या हम खुद पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आता है, यार अल्कोहल वाटर में सोलेबल होगा या सोलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में वही अल्कोहल आता है जो लोग पीते हैं। तो दिमाग में ये आता है यार उसमें पानी मिला के तो पीते हैं, और जब पानी मिला के पीते हैं या पानी में अल्कोहल मिला के पीते हैं, और जब दोनों एक दूसरे में मिल जाता है, इसका मतलब तो अल्कोहल वाटर में सोलेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अल्कोहल वाटर में सोलेबल होता है, लेकिन विथ सम लिमिटेशंस। मतलब जो छोटा छोटा अल्कोहल है वही वाटर में सोलेबल होता है, जो बड़ा बड़ा अल्कोहल है वो वाटर में सोलेबल नहीं होता है। मतलब देखो, अगर हम CH3OH की बात करें तो ये वाटर में सोलेबल होता है। अगर हम बात करें CH3CH2OH का, ये मिथेनॉल है, इथेनॉल, ये भी वाटर में सोलेबल होता है। जो हम लोगों को पीते देखते हैं जिसमें पानी मिलाता है या पानी में अल्कोहल मिलाता है, वो अल्कोहल बेसिकली इथेनॉल होता है, जो कि छोटा अल्कोहल है। इसका मतलब ये वाटर में सोलेबल होगा। नॉर्मल प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ये है नॉर्मल प्रोपेनॉल। ये भी देखो, ये भी वाटर में सोलेबल होता है। बट इसके बाद नॉर्मल प्रोपेनॉल, ये तीनों वाटर में सोलेबल होता है, मिक्सेबल। हमने लिखा है किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो पानी के साथ इसको, ये मिल जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वही नॉर्मल प्रोपेनॉल के जगह पे नॉर्मल मतलब स्टेट चेन को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेनॉल है, मतलब CH3 है, CH2 है, 4 कार्बन वाला अल्कोहल है और नॉर्मल स्टेट चेन है, तो ऐसे केस में देखो नॉर्मल ब्यूटेनॉल कहाँ गया? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल 9.1% ही वाटर में सोलेबल होता है। मतलब 9.1% ही वाटर में सोलेबल होगा। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें मैक्सिमम 9.1 ग्राम ही नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल रह सकता है। उससे ज्यादा अगर ब्यूटाइल अल्कोहल डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, समझे? तो डिजोल्व नहीं होगा का मतलब क्या? 2 सेपरेट लेयर बना लेगा, और क्या? तो ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कितना डिजोल्व होगा? केवल 9.1%। बट वहीं अगर हम बात करें आइसोब्यूटाइल, रुक जाओ,
इसको मिटाते हैं इधर ताकि मेरे को जगह मिलेगा। देखो, उस टेबल को देखने के पहले कुछ और चीजें देखते हैं, तब उस पर आते हैं। देखो, जो अल्कोहल होता है ना, इसमें दो सेक्शन होता है, एक ये और दूसरा ये। ये जो सेक्शन होता है ना, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो सेक्शन होता है हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब वाटर लवर एंड वाटर हेटर। ठीक है, तो अगर किसी अल्कोहल में OH ग्रुप का नंबर बढ़ता है तो उसका सोलेबिलिटी वाटर में बढ़ता है। अगर किसी अल्कोहल में कार्बन का चेन का लेंथ बढ़ता है तो उसका सोलेबिलिटी घटता है वाटर में, क्योंकि ये वाटर हीटर है। जरा गौर करना। अब 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम लेते हैं CH3OH, अगर हम लेते हैं CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH3CH2CH2OH, ये 3 नहीं 2 ना, CH2CH2CH2CH2OH। यहां सब में तो एक ही हाइड्रोफिलिक पार्ट है, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ 1 कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ 3 कार्बन का, यहाँ 4 कार्बन का और यहाँ 5 कार्बन का। देखो यहाँ डेटा बताता है कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये तीनों का तीनों मिसेबल होता है। मिसेबल मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ पानी में मिल जाएगा। मतलब ये तीनों का तीनों वाटर में कंप्लीटली सोलेबल है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ। बट जरा नीचे आते हैं, 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल 9.1% ही डिजोल्व होता है, 9.1% ही डिजोल्व होता है। और 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल 2.7% ही डिजोल्व होता है, 2.7%। मतलब देखो ये तीनों 100% डिजोल्व है। जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता जा रहा है, सोलिबिलिटी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। मतलब 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में केवल 2.7 ग्राम ही ये डिजोल्व हो पाएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में केवल 9.1 ग्राम ही ये डिजोल्व हो पाएगा, इससे ज्यादा दोगे नहीं डिजोल्व होगा। ठीक है, तो सोलेबिलिटी, सारा का सारा अल्कोहल वाटर में सोलेबल होता है ऐसा नहीं है। जो लोअर अल्कोहल होता है, जो कम मोलिकुलर मास वाला अल्कोहल होता है, वही वाटर में सोलेबल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, इसमें एक OH है तो सोलेबल नहीं है, बट इसी में 2 OH रह जाएगा तो ये डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। बट उस पर भी हम आते हैं। अब जरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये है नॉर्मल ब्यूटेनॉल। नॉर्मल ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 OH, ये नॉर्मल ब्यूटेनॉल है। अच्छा, सोलिबिलिटी किधर बढ़ा, ऊपर की ओर सोलिबिलिटी इसमें बढ़ा। डेटा नहीं पूछेगा तुमसे, सोलिबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है। ये नॉर्मल ब्यूटेनॉल है, आइसोब्यूटेनॉल, ये है आइसोब्यूटेनॉल, और एक होता है नॉर्मल ब्यूटेनॉल। अच्छा, डेटा में दिया है क्या, हाँ, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और एक और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मोलिकुलर सब में एक ही OH ग्रुप है और मोलिकुलर फार्मूला भी देखोगे तो सबका सेम है। सब में कार्बन का नंबर सेम, हाइड्रोजन का नंबर सेम, ऑक्सीजन का नंबर भी सेम है। अब तुम बताओ जरा, इस तीनों में किसका वाटर में सोलिबिलिटी ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है, OH चूंकि सब में सेम है तो इसके अकॉर्डिंग तो सबका सोलिबिलिटी सेम होना चाहिए। बट वाटर हीटर जो है, हाइड्रोफोबिक सेक्शन को अगर देखें तो ये स्टेट चेन है, ये छोटा है चेन और ये और छोटा है। तो ये जो बड़ा चेन होता है, ये ज्यादा हाइड्रोफोबिक की तरह बिहेव करता है विथ रिस्पेक्ट टू ये छोटा चेन।
कार्बन का नंबर सेम है लेकिन सिमटा हुआ है ना। तो जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल के केस में ये ज्यादा वैन डर वाल फोर्स जनरेट करता है, ये कम जनरेट करता है, वैसे ही ये कम वाटर रिपेलेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट चेन। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होने से वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ता है, सरफेस एरिया कम होने से वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी घटता है। तो ये चूंकि कम वाटर रिपेलेंट है इसलिए इस तीनों में सॉलिडिटी का ट्रेंड ये होगा। सोलिबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो तुम जरा गौर करोगे, 4 कार्बन वाला अल्कोहल के बारे में बात करें तो यहां पे देखो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है जो कि क्या है, मिसेबल है, मतलब ये किसी भी प्रोपोर्शन में इसको मिलाओ वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। बट ये दोनों किसी भी प्रोपोर्शन में डिजोल्व नहीं होगा। इसका डेटा दिया होगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल केवल 10% ही डिजोल्व होता है, ये केवल 10% ही डिजोल्व होता है और ये किसी भी प्रोपोर्शन में डिजोल्व हो जाएगा, मतलब ये 100% डिजोल्व हो जाएगा किसी भी प्रोपोर्शन में रखो। तो ये 10% डिजोल्व होता है, ये 100% डिजोल्व होता है। इसका डेटा मेरे पास नहीं है बट ट्रेंड यही होगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, अगर नॉर्मल हेक्सेनॉल देखते हैं, नॉर्मल हेक्साइल अल्कोहल, नॉर्मल हेक्साइल अल्कोहल 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 हेक्साइल अल्कोहल, ये नॉर्मल हेक्साइल अल्कोहल है। इसका सोलिबिलिटी जो वाटर में है 0.6% है, 0.6% है। बट एक और जरा देखो, हेक्सेन 1,6 डाइऑल, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 1,6 डाइऑल, 1 पोजीशन पे OH और 6 पोजीशन पे OH, डाई मतलब 2 ऑल। अब जरा गौर करो, हेक्सेन 1,6 डाइऑल मिसेबल है, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के साथ लो ये मिक्स्ड हो जाएगा, जबकि नॉर्मल हेक्साइल अल्कोहल 0.6% ही मिक्स्ड और डिजोल्व होगा, मतलब ये केवल 0.6% डिजोल्व होगा वाटर में। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हो तो उसमें मैक्सिमम 0.6 ग्राम ही ये वाला अल्कोहल हो सकता है, जबकि ये 100%, मतलब इसको पानी में कितना भी मिलाओ ये मिल जाएगा। तो क्यों इसका सॉल्विटी ज्यादा हुआ? इस OH के कारण। यहां पे 2 OH है, कार्बन का नंबर दोनों में सेम बट इसमें 2 OH, इसमें 1 OH, तो इसका मतलब वाटर में सॉल्विटी इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो वाटर में सॉल्विटी किन चीजों पे डिपेंड किया? एक तो नंबर ऑफ OH ग्रुप, और दूसरा अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप सेम रहे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का लेंथ। ठीक है, हालांकि सब कुछ को एक साथ वैरी नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर नहीं बताया जा सकता है। यहां पे देखो कार्बन का लेंथ सेम रख के नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज किया गया है। यहां पे देखो क्या गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेम रख के, कार्बन का नंबर को सेम रख के चेन का लेंथ वेरी कराया गया है। यहां पे क्या कराया गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर सेम रख के कार्बन का नंबर और नंबर भी बढ़ाया गया है और चेन का लेंथ भी बढ़ाया गया है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में। नंबर बढ़ाने से भी, कार्बन का नंबर बढ़ाने से भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और चेन का लेंथ बढ़ने से भी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम मिक्स कर दोगे तो भी बता पाओगे। मिक्स कर देने का मतलब ऐसा कर दो कि एक में 2 OH है, एक में 3 OH है, बट जैसे एक में, जैसे देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, जिसका आंसर कर पाना मुश्किल होगा। अगर हम बोल दें कि बताओ एक ये है और एक है कौन वाटर में ज्यादा सोलेबल? ऑफ कोर्स ये ज्यादा सोलेबल, लेकिन जरा सोचो OH के बढ़ने से इसका क्या हुआ है, सोलिबिलिटी बढ़ा है, बट यहां पे जरा गौर करना, इसका लेंथ 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 बहुत ज्यादा बड़ा कर दो तो अब बता पाना मुश्किल होगा कि ये दोनों में कौन ज्यादा सोलेबल। लेंथ के अकॉर्डिंग ये कम सोलेबल, OH के अकॉर्डिंग ये ज्यादा सोलेबल तो नहीं बताया जा सकता है। फिर डेटा देख के ही आंसर किया जा सकता है। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ पैटर्न फॉलो करेगा, सब कुछ नहीं वेरी कराया जाएगा, कोई एक पैरामीटर को वेरी करा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आगे। एक और चीज बोला जाता है, जनरली एक OH के कारण एक OH 4 कार्बन को कंपनसेट करता है। मतलब
एक OH अल्कोहल को, अगर 4 कार्बन है और एक OH है तो अल्कोहल डिजोल्व हो जाएगा। कार्बन के कारण डिजोल्व नहीं होगा, OH के कारण डिजोल्व होगा। तो 4 कार्बन के कारण जितना हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी आता है उसको एक OH मैनेज कर लेता है। अगर ये 3 कार्बन है तो और आसान है, बट 4 कार्बन से ज्यादा अगर है तो उसको एक OH मैनेज नहीं करेगा, फिर उसको मैनेज करने के लिए 2 OH का जरूरत पड़ेगा। जनरली एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल सोलेबल है, 4 कार्बन को एक OH मैनेज कर ले रहा है, लेकिन वही नॉर्मल ब्यूटाइल केवल 9% सोलेबल है, मतलब नहीं सोलेबल या कम सोलेबल है। तो यहां पे 4 कार्बन को एक OH मैनेज नहीं कर पा रहा है। हमने जनरल बोला है कि 4 कार्बन को एक OH मैनेज कर लेता है। 4 कार्बन से कम रहेगा, जैसे कोई चेन है 1 2 3 4 5 6, इसमें एक OH है तो इसके कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और इसके कारण सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो 6 कार्बन को एक OH कंपनसेट नहीं कर पाता है, मतलब ये वाटर में कंप्लीटली मिसेबल नहीं होगा। बट अगर इसी में 2 OH लगा दो तो एक OH 4 कार्बन को मैनेज करेगा, दूसरा OH को मैनेज करने के लिए केवल 2 कार्बन बचा है, मतलब दोनों मिलके 6 कार्बन को तो मैनेज कर ही लेगा, मतलब ये वाटर में सोलेबल होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब था। फिनॉल की बात करें, ये जो फिनॉल है, फिनॉल ये भी वाटर में कंप्लीटली सोलेबल नहीं होता है, 9.3% ही सोलेबल होता है केवल। लेकिन ये जो भी डेटा दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ घट सकता है। ठीक है, तो फिनॉल भी केवल 9.3% ही 25 डिग्री सेल्सियस पे सोलेबल होता है। लेकिन फिर भी सवाल है कि नॉर्मल हेक्साइल अल्कोहल कौन है? ये वाला, ये है नॉर्मल हेक्साइल अल्कोहल और ये है फिनॉल। ये केवल और केवल 0.6% सोलेबल है, जबकि ये 9.3% सोलेबल है। ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स ये दोनों का दोनों कम सोलेबल है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा सोलेबल क्यों है? क्योंकि वाटर में जाके ये हाइड्रोजन एसिडिक होने के कारण ये आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज हो गया तो निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यहाँ माइनस और H+ में कन्वर्ट हो गया, जिसके वजह से इसमें क्या आ गया? आयनिक नेचर आ गया ना, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर में पोलर डिजोल्व होता है, जिसके वजह से ये कुछ ज्यादा ही डिजोल्व हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि वाटर में जाने के बाद भी ये आयनाइज नहीं होता है। इसका आयनाइज होने का वजह है, ये जब आयनाइज होता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसके वजह से ये इसमें टूट जाता है। तो और ये इसमें पोलर नेचर है, ये सब आयनिक नेचर वाला चीज है, जो कि वाटर के साथ आसानी से डिजोल्व हो जाता है। लेकिन इतना भी आसानी से डिजोल्व नहीं होगा कि किसी भी प्रोपोर्शन में फिनॉल ले लोगे तो पानी में मिली ही डिजोल्व ही हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा डिजोल्व होगा। अगर इसी में कार्बन का चेन इधर उधर लटका दो तो फिर सॉल्युबिलिटी इसका और कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे OH एक आध OH और लगा दो तो इसका सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था सॉल्युबिलिटी। इसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स लिखा है, ऐसे छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको हम देख लेते हैं। वुड अल्कोहल किसको बोलते हैं? वुड अल्कोहल मिथेनॉल को बोलते हैं। एक्चुअली ये वुड से बनाया जाता है, जिसके वजह से इसको वुड अल्कोहल बोलते हैं। ग्रेन अल्कोहल इथेनॉल को बनाया जाता है, यही वही अल्कोहल है जो पीने में यूज किया जाता है। अब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं? जब इथेनॉल 100% इथेनॉल होता है तो उसको अब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। किसी भी अल्कोहल का अब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं बोलते, इथेनॉल जब 100% प्योर हो तब उसको अब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। 1-8% इंप्योरिटीज में चल सकता है। डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? इनफैक्ट ये इथेनॉल ही होता है, बट इसमें इंप्योरिटीज होता है। डिनेचर्ड अल्कोहल इथेनॉल ही होता है बट इसमें इंप्योरिटी होता है, ये ड्रिंक करने लायक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट से डिनेचर्ड अल्कोहल खरीद लो उसको पी लो, इसमें इंप्योरिटी होता है जिसकी वजह से ये पीने लायक नहीं होता है। यही वजह है कि डिनेचर्ड अल्कोहल तुमको मार्केट में सस्ता मिलेगा, अब्सोल्यूट अल्कोहल तुमको महंगा मिलेगा। वजह यह है कि इस पे टैक्सेस ज्यादा लगाया जाता है, इस पे गवर्नमेंट के कारण टैक्सेस कम लगाया जाता है। रबिंग अल्कोहल, रब करना,
ये अल्कोहल बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को रबिंग अल्कोहल बोला जाता है। आइसोप्रोपाइल, देखो 3 कार्बन का चेन और यहां पे OH लगा दो तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर ये बीच में OH लगाओ तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये जो रबिंग अल्कोहल है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ही बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है, तुम याद होगा, तुम कभी इंजेक्शन लगा होगा, तुम्हें तो डर लग रहा है इंजेक्शन नाम सुन के, बचपन के दिन याद करो, डॉक्टर जब आता था इंजेक्शन लगाने के लिए, याद आ रहा है कुछ? तो वो इंजेक्शन लगाने के पहले कॉटन में कुछ लिक्विड लेता था और यहाँ पे जहाँ भी इंजेक्शन लगाना होता, ऑफ कोर्स बचपन में यहाँ पे नहीं लगता था, यहाँ पे लगता था इंजेक्शन, बट जब इंजेक्शन लगाने आता था तो यहाँ पे वो कॉटन में कुछ लिक्विड लेके इस तरह से कुछ करता था। नहीं, वो जो लिक्विड होता था वो रबिंग अल्कोहल ही था। ठीक है, तो ये कुछ नाम था जो हमें लगा बताना जरूरी है, क्या पता कब कहाँ से क्वेश्चंस पूछ दे। तो ये था अल्कोहल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस। अब आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बट एक बार हम अपना रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है, बट 36 मिनट हो चुका है, तो कुछ ही देर का ये बस 10 मिनट और लेंगे इसका लेक्चर, फिर अगले लेक्चर में मिल लाएंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में 3 प्रिपरेशन है, बट हम कई प्रिपरेशन पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी पे भी हम फोकस करते हैं क्योंकि आज का जो ट्रेंड है आईआईटी का, नीट का या फिर मेन का, तो वो एनसीईआरटी से जस्ट कॉपी कर लेता है। इसलिए एनसीईआरटी की किसी भी चीजों को हम छोड़ना नहीं चाहते, इनफैक्ट उसके अलावा तो पढ़ना चाहते ही हैं। एल्कीन से कैसे बनाते हैं अल्कोहल, तो एक था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये मिल जाएगा तुमको रिएक्शन ऑफ एल्कीन में। क्या था, कोई भी एल्कीन लेते थे और इसको डाइल्यूट H2SO4 दे देते थे, डाइल्यूट H2SO4, क्या होता था, अल्कोहल बन जाता था। प्रॉपर मैकेनिज्म होता था। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कहां मिलेगा तुमको, एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन में। ठीक है, ये प्रॉपर मैकेनिज्म होता था, H+ आता था, कार्बोकेटायन बनता था, रीअरेंजमेंट होता था, वाटर का अटैक होता था, डिपोटोनेशन होता था और फाइनली अल्कोहल बन जाता था। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बनता था, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था या एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था विथ रीअरेंजमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जब एल्कीन पढ़ा रहा था, एल्कीन का प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, वहां पे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वो बेसिकली एल्कीन का प्रॉपर्टी भी हुआ और अल्कोहल का प्रिपरेशन का भी तरीका हुआ। तो अभी हम इस पे डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्कीन, ये भी मिलेगा तुम्हें रिएक्शन ऑफ एल्कीन में, मतलब कोई एल्कीन लेते थे, इसका जब OMDM कराते थे तो ये कन्वर्ट हो जाता था अल्कोहल में। यहां मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था, यहां भी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था, बट यहां रीअरेंजमेंट होने का चांसेस रहता था और यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता था। सिमिलरली एक और रिएक्शन था जिससे एल्कीन के डबल बॉन्ड टूट के HOH लगता था, वो था HBO। बड़ा सा मैकेनिज्म था, मतलब एक एल्कीन है और इसका अगर HBO करा दो, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता था, इसमें भी HOH ही जुड़ता था, बट यहां पे मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था, मार्कोनिको प्रोडक्ट विथ रीअरेंजमेंट, मार्कोनिको प्रोडक्ट विथ नो रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन में, तो वहीं से अगर तुम भूल गए हो तो वहां से चेक कर लोगे कि यहाँ पे क्या रिएजेंट था, यहाँ पे क्या रिएजेंट था और कैसे मैकेनिज्म होता था, क्या रिएक्शन होता था। नेक्स्ट जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का जो नेक्स्ट तरीका है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं हम लोग अल्कोहल। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, 40 मिनट के आसपास हो गया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।